8 ग्रेड कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 2 भोजन के घटक। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोत तथा जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के पादप स्रोत हैं मटर, चना, मूंग, सोयाबीन, राजमा। और प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, दूध, अंडे, पनीर आदि। अगला प्रश्न है, आहारी रेशे अर्थात रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इनका कार्य क्या है? तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत अनाज या साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। कार्य क्या है इनका? तो कार्य में लिख दीजिए, यह भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसमें लिख देना है, कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। अगला प्रश्न लिखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों को चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो चित्र ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं, बस आप ऐसा सर्कल बना के या स्क्वायर बना के इसमें सब लिख दीजिए। गेहूँ, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चना, बाजरा, चावल, शकरकंद। और नीचे लिख दीजिए कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत। दोनों सब पूरा एक ही काम करेगा, ठीक है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए। विटामिन सी के कुछ स्रोत लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, और कुछ याद आ रहा हो तो वो भी जोड़ दीजिए। अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कुछ नाम लिख दीजिए। अभावजन्य रोगों के नाम हैं जैसे क्षीणता, दृष्टिहीनता, इसको रतौंधी भी बोलते हैं, बेरी, स्कर्बी, रिकेट्स, अस्थियां और दंत क्षय, घेंगा, गायटर, अरक्तता। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसमें लिख दीजिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व ना तो कम मात्रा में ना ही अधिक मात्रा में, बल्कि संतुलित मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न लिखना है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख लक्षण बताइए। तो विटामिन और खनिज अभावजन्य रोग या विकार और लक्षण। तो इसमें लिखना है, विटामिन ए में क्षीणता, दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी कहते हैं। इसमें होता क्या है? ये इसमें कमज़ोर दृष्टि होती है, रात या अंधेरे में कम दिखाई देता है और पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 को बेरी रोग होता है B1 से। इसमें दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी में क्या होता है? कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब होता है। विटामिन डी में लिख दीजिए रिकेट्स होता है इससे, और इसका मतलब है हस्तियों का या हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय अर्थात दांत कमजोर और दंत क्षय हो जाता है, कमजोर हड्डियां और दांत गिरने लगते हैं, दांतों का क्षरण होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा या गोएटर कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है? गर्दन में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जो ये फूल जाती है और इससे कभी कभी बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होता है। और लोह अर्थात अरक्तता, इससे कमजोरी महसूस होती है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए प्रोटीन की कुछ मात्रा को एक परख नली में लेते हैं, फिर इसमें गर्म पानी की कुछ बूंदें डालते हैं और अच्छी तरह से हिलाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालने के बाद अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देते हैं।
यदि परख नली का रंग बैंगनी हो जाता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अगला पाठ लीजिए, पाठ 4, वस्तुओं का समूह बनाना। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसमें लिखना है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित कर सकें। दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं? तो इसमें लिख देना है, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से इसलिए बनाई जाती हैं ताकि खरीदार इनके अंदर रखी चीज़ों को आसानी से देख सकें। समान पदार्थ से मिलकर बननी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे लकड़ी से क्या बनता है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। कागज़ से लिख दीजिए पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र। चमड़े से लिख दीजिए बैग, पर्स, बेल्ट, जैकेट। प्लास्टिक में लिख दीजिए खिलौने, कुर्सी, टेबल, बोतलें। और रुई में लिख दीजिए गद्दे, रजाई, कपड़े और खिलौने। अगला प्रश्न लेते हैं, पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है? तो पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो कोमल पदार्थ में लिखना है, कोमल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोंचा जा सकता है। कठोर पदार्थ क्या होते हैं? कठोर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है और वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। चमकदार या द्युतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो चमकदार या द्युतिवान पदार्थ अधिकांशतः धातु होते हैं। ये धातुएं वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक यानी कि द्युति खो देते हैं और उनके नाम लिख देना है। चमकदार पदार्थों के नाम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि। निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, इसके बारे में लिखना है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल और केरोसिन। तो इसमें लिखना है, सिरके में लिख दीजिए, ऐसा दोनों तरफ अलग अलग कर लीजिए। द्रव और जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं लिख लीजिए। तो सिरका में लिख दीजिए पूर्ण रूप से जल में मिश्रित है। नींबू का रस ये भी मिश्रित है। सरसों का तेल ये पूर्ण रूप से जल में मिश्रित नहीं है। नारियल का तेल भी मिश्रित नहीं है। केरोसिन भी मिश्रित नहीं है। अगला लीजिए, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विडोलित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, कौन से लुप्त नहीं होते? पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो नमक को लिख देना है, जल में पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। चीनी भी वही विलुप्त हो जाता है। बालू जल में विलुप्त नहीं होता। चाक पाउडर जल में लुप्त हो जाता है। लकड़ी का बुरादा जल में लुप्त नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए, चित्र बनाइए। तो चित्र जी अपने तरीके से बनाना है। इसमें ऐसा कर दीजिए, कुछ बनाइए कि जिसमें से आँख बना दीजिए, कुछ ऐसा पदार्थ तस्तरी टाइप का बना दीजिए। उसमें से एक तरफ लिख दीजिए अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते। पारदर्शी ऐसा बनाइए कि जिसमें आर पार देखा जा सके। पारभासी में धुंधला यानी कम दिखाई दे, कुछ ऐसा बनाना है। और लिख देना है इसमें कि अपारदर्शी जिन पदार्थों के आर पार देखा नहीं जा सके उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी में लिख दीजिए कि जिन पदार्थों के आर पार आसानी से देखा जा सके उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी में लिख दीजिए कि जिन पदार्थों के आर पार धुंधला या कठिनाई से दिखाई दे उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसी में लीजिए अगला प्रश्न है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो लकड़ी जल में तैरती है। तांबे का तार जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल तेल भी जल में तैरता है। कंचे जल में डूब जाता है। कागज जल में तैरता है। स्पंज जल में तैरता है। लकड़ी का टुकड़ा जल में डूब जाता है और सिरका भी जल में डूब जाता है। अगला पाठ है पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें लिखिए, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? तो जी, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। यह उनके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के आधार पर किया जाता है, इसलिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है।
आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे? तो इस पे लिख देना है, पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर उस मिश्रण को कुछ समय के लिए रखकर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात नारियल तेल ऊपरी परत में तथा पानी निचली परत में आ जाता है। इसके बाद ऊपरी परत अर्थात नारियल तेल को निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है? तो चालन विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे दो अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए लिख देना है, आटे को चलनी द्वारा छानना, और दूसरे में लिख दीजिए एक आठों उदाहरण, और भवन निर्माण में रेत से बड़े कंकड़ पत्थर अलग करना। मक्खन को कौन सी विधि द्वारा किससे निकाला जाता है? तो दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। और कुछ ऐसा आप चित्र बना दीजिए। समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर सूर्य के प्रकाश में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। वाष्पन के द्वारा धीरे धीरे पानी वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, धातु की केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो जी लीजिए, इसमें एक केतली में पानी लेकर उसे गर्म करते हैं। कुछ देर के बाद केतली के नोजल से वाष्प निकलने लगती है, जिसे वाष्पन कहते हैं। अब इस निकलती वाष्प के ऊपर धातु की प्लेट जिसके ऊपर कुछ बर्फ रखी हो रखते हैं। देखते हैं कि वाष्प पुनः बूंदों के रूप में बीकर में एकत्रित हो जाती है। इसे संघनन कहते हैं। और कुछ इस प्रकार का चित्र बना दीजिए। अगला लीजिए, निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए। तो जी लीजिए, किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया को निष्पावन कहते हैं। और कुछ इस तरह से चित्र बना दीजिए। सूप में भरा अनाज, हवा की दिशा और अनाज का ढेर और भूसा थोड़ा सा अलग कर दीजिए। इस प्रकार ये निष्पावन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो जी अवसादन में क्या होता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण में लिख दीजिए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन में लिख दीजिए, बनी हुई चाय से पत्तियों को छन्नी या कपड़े से छानने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। इसी में अगला प्रश्न है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो जी लिख दीजिए, इसमें एक बीकर में कुछ पानी लेकर उसमें नमक मिलाते हुए चम्मच से हिलाते हैं। जब नमक घुल जाता है तो उसमें और नमक मिलाते हैं। पुनः चम्मच से चलाते हुए यह प्रक्रिया लगातार करते हैं। कुछ समय बाद और नमक डालने पर यह पूरा नहीं घुलता और कुछ नमक बिना घुला रह जाता है। इस तरह से बना विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न लीजिए, इसी में फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। तो जी इस तरह एक कागज गोल गोल लीजिए, उसको ऐसे मोड़िए, फिर दोबारा मोड़िए और उसको 3 परत एक तरफ करके इस तरह शंकु बना दीजिए और इसे एक स्टैंड में रखिए, नीचे बीकर रखिए और इस तरह लिख दीजिए, फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। अब इसमें थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए, ड्राफ्टिंग कर दीजिए। तो जी इसमें कुछ ऐसा लिखना है कि फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से गुजर नहीं पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। धन्यवाद।